नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्रिएटर में। आज हम जानेंगे मगध के बारे में। मगध का उदय और प्रारंभिक इतिहास। मगध का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब यह एक छोटा सा क्षेत्रीय राज्य था। मगध का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति का उदय हर्यक वंश के शासक बिंबिसार लगभग 543-491 बीसी के समय हुआ। मगध उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जो प्राचीन भारत के प्रमुख शक्तिशाली गणराज्यों और राज्यों में गिना जाता था। मगध की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। ये गंगा नदी के किनारे बसा था, जिससे व्यापार और यातायात में सुविधा थी। इसके साथ ही मगध की मिट्टी उपजाऊ थी, जिसने कृषि और समृद्धि को बढ़ावा दिया। बिंबिसार, मगध का प्रथम महान शासक। बिंबिसार को मगध का पहला महान शासक माना जाता है। उन्होंने अपने कुशल प्रशासन और कूटनीति के माध्यम से मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। बिंबिसार ने विवाह नीति का उपयोग करके पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने कौशल की राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी और पंजाब की एक राजकुमारी से विवाह किया, जिससे मगध की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। बिंबिसार ने आधुनिक भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र को जीतकर मगध का विस्तार किया। बिंबिसार एक बौद्ध समर्थक थे और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गौतम बुद्ध के साथ कई मुलाकातें की और बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुए। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह आधुनिक राजगीर को एक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। राजगृह की प्राकृतिक किलेबंदी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, इसे सैन्य दृष्टि से भी मजबूत बनाती थी। अजातशत्रु, मगध का विस्तार और बौद्ध धर्म का प्रचार। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु लगभग 491-459 बीसी ने मगध की गद्दी संभाली। अजातशत्रु को इतिहास में एक आक्रामक और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को और विस्तार दिया। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ युद्ध किया, जो उस समय एक शक्तिशाली गणतंत्र था। इस युद्ध में उन्होंने रथमुसल और महाशिलाकंटक जैसे नवीन युद्ध उपकरणों का उपयोग किया, जो प्राचीन भारत में युद्ध तकनीक की उन्नति को दर्शाते हैं। अजातशत्रु ने कौशल और काशी जैसे क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। उनके शासनकाल में मगध ने अपनी सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार को और मजबूत किया। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन राजगृह में किया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का उदय। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश का उदय हुआ। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र की स्थापना मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये शहर गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित था, जिसने इसे व्यापार और रणनीति के लिए आदर्श स्थान बनाया। पाटलिपुत्र जल्द ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन गया और मौर्य, गुप्त और अन्य साम्राज्यों की राजधानी रहा। नंद वंश, मगध की समृद्धि। नंद वंश लगभग 345-321 बीसी ने मगध को और समृद्ध बनाया। महापद्म नंद, जिन्हें नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, ने कई पड़ोसी राज्यों को जीतकर मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें लाखों सैनिक, हजारों घुड़सवार और युद्ध हाथी शामिल थे। उनकी समृद्धि और सैन्य शक्ति की वजह से मगध उस समय भारत का सबसे धनी और शक्तिशाली राज्य बन गया। हालांकि नंद वंश का अंत धनानंद के शासनकाल में हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य, मगध का स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य 321-185 बीसी मगध के इतिहास का सबसे शानदार अध्याय है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की रणनीति और कूटनीति के बल पर नंद वंश को परास्त किया और मगध को भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य का केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तरी भारत को एकजुट किया, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। चंद्रगुप्त मौर्य। एक साम्राज्य का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य 321-297 बीसी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की।
चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में उनके प्रशासन, कर प्रणाली और सैन्य संगठन का विस्तृत वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन मुनि के रूप में संन्यास ले लिया। बिंदुसार साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार 297-273 बीसी ने मौर्य साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया और मौर्य साम्राज्य को और मजबूत किया। बिंदुसार का शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन उनके पुत्र अशोक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म का प्रचारक। सम्राट अशोक 268-232 बीसी मगध और मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। उनके शासनकाल की शुरुआत एक आक्रामक शासक के रूप में हुई, जिसने कलिंग युद्ध 261 बीसी में भारी नरसंहार किया। लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ, जो बिहार सहित पूरे भारत में पाए जाते हैं, उनकी नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। पाटलिपुत्र इस समय विश्व का सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत शहर था। अशोक ने अपने शासन में सामाजिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और अहिंसा को बढ़ावा दिया। गुप्त साम्राज्य, मगध का पुनर्जनन। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में कुछ समय तक अस्थिरता रही, लेकिन 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश लगभग 320-550 ईस्वी के उदय ने मगध को फिर से स्वर्ण युग में ले गया। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का अभूतपूर्व विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम 320-335 ईस्वी ने गुप्त वंश की नींव रखी और पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक गठबंधन किया, जिसने उनकी स्थिति को और मजबूत किया। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त 335-375 ईस्वी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने पूरे भारत में सैन्य अभियान चलाए और दक्षिण भारत के कई राज्यों को अपने अधीन किया। समुद्रगुप्त एक महान संरक्षक थे और उनके दरबार में कवि हरिशेन जैसे विद्वान थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में उनके शासन का वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 ईस्वी ने गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। उन्होंने शक शासकों को परास्त किया और पश्चिमी भारत को अपने अधीन किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ थे। मगध की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत। मगध का इतिहास केवल सैन्य विजयों तक सीमित नहीं था, ये बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र रहा। बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और नालंदा, जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, मगध की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। नालंदा में ह्वेनसांग और यी जिंग जैसे विदेशी विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया। मगध की कला और वास्तुकला भी अद्वितीय थी। मौर्य काल के पॉलिश किए गए अशोक स्तंभ और गुप्त काल के मंदिर इसकी मिसाल हैं। मगध ने संस्कृत साहित्य, गणित और खगोलशास्त्र में भी योगदान दिया। मगध का पतन और विरासत। गुप्त वंश के पतन के बाद मगध की शक्ति धीरे धीरे कम हुई। खून आक्रमणों और क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने मगध को कमजोर किया। मध्यकाल में बिहार पाल और सेन वंश के अधीन रहा, लेकिन मगध कभी फिर से अपनी पुरानी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी मगध की विरासत आज भी बिहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव में जीवित है। निष्कर्ष। मगध का इतिहास भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। बिंबिसार और अजातशत्रु से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और गुप्त शासकों तक, मगध ने भारत को एकजुट करने, बौद्ध धर्म को विश्व में फैलाने और कला संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाटलिपुत्र का गौरव और नालंदा की विद्या आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। मगध की कहानी न केवल बिहार की, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को दर्शाती है।